एसोफेगस पैथोलॉजी में अब तक हमने मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे एसोफेजियल डिस्मोटिलिटी। एसोफेजियल डिस्मोटिलिटी क्या है? पहले हम नॉर्मल बात करेंगे कि हमारे पास नॉर्मली एसोफेगस में पैरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है। ये एसोफेगस है, इसमें फूड बोलस आया यहाँ पर। अब इसने आगे की तरफ पुश करेगा पेरिस्टाल्सिस के ज़रिए, फिर यहाँ से आगे जाएगा विद द पेरिस्टाल्टिक वेव। एक पेरिस्टाल्टिक वेव होती है जो कि खाने को आगे की तरफ मूव करवाती है टुवर्ड्स द स्टमक। अब क्या होगा कि हमारे पास ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो, रिड्यूस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा कि फूड और लिक्विड कैन नॉट ईजीली पास डाउन द एसोफेगस। ये हमारे पास एसोफेजियल डिस्मोटिलिटी है कि जिसमें खाना नीचे की तरफ थ्रू द एसोफेगस मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रही है। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है, डिसकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, मसल्स का स्पैज़म हो रहा होगा, स्पैज़म, जिसकी वजह से क्या होगा, अब मसल्स जो होंगे वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स्ड हो रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं है, कोई पेरिस्टाल्सिस नहीं है। अब ये सारी सिचुएशन लीड्स टू डायवर्टिक्यूलम। नाउ व्हाट इज़ डायवर्टिक्यूलम? कि हमारे पास ये एसोफेगस था, इसकी ये वॉल की म्यूकोजल वॉल क्या होगी, ये वीक होगी, जिसकी वजह से मस्कुलरिस इस तरीके से प्रोट्रूड कर जाएगी। तो दिस विल कॉज द डायवर्टिकुलम, क्योंकि मसल्स जो होंगे वो इतनी प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्पैज़म हो रहा है ना, तो उसकी वजह से म्यूकोजल लाइनिंग की थिनिंग की वजह से प्रोट्रूजन हो जाएगी ऑफ द मसल्स। तो ये हमारे पास डायवर्टिकुलम कॉज करेगा। अब हम नेक्स्ट जो डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एक्लाजिया। Now what is eclasia? It is esophageal motility disorder. ये एक esophageal motility disorder है जो कि कैरेक्टराइज्ड किया जाता है बाय ट्राइड। ये ट्राइड के 3 कंपोनेंट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है टू एक्सप्लेन एक्लाजिया, कि व्हाट इज़ एक्लाजिया इज़ और इसमें हो क्या रहा होता है। बेसिकली इसमें हो ये रहा होता है, नंबर 1 कि इनकम्प्लीट लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन। नंबर 2 increased lower esophageal sphincter tone, and number 3 is esophageal aperistalsis। तो बेसिकली एक्लेजिया में हो क्या रहा है कि हमारे पास लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से स्फिंक्टर की जो टोन है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारे पास एसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी नहीं हो रही होगी। तो दिस इज एसोफेजियल मोटालिटी डिसऑर्डर, जिसमें मूवमेंट्स नहीं हो रही। अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो उसमें एक फैक्टर आ जाता है कि डीजेनरेशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स इन द माइंटारिक प्लेक्सस। अब ये एनाटॉमी में रिवाइज करवा देती हूँ कि हमारे पास एसोफेगस की 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर और सिरोजा और एडवेंटिशिया। अब जो हमारे पास मस्कुलरिस लेयर होती है, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ द माइंटारिक प्लेक्सस।
क्योंकि हमें पता है कि जीआईटी का एक अपना नर्वस सिस्टम होता है, तो उसका एक प्लक्सस होता है माइंटारिक, और जबकि सब म्यूकोजा में मीजनर्स प्लक्सस प्रेजेंट होता है, मगर इसमें अफेक्ट कौन सा प्लक्सस हो रहा है, माइंटारिक प्लक्सस। तो उसमें जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। अब ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते थे ये कंसिस्ट कर रहे होते थे नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूरॉन कंसिस्ट कर रहे थे नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स। ये दो हमारे पास ये चीज़ें कंसिस्ट कर रहे थे इन द डिस्टल एसोफेगस। अब एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि जब लॉस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड होगा तो उसकी वजह से इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एसोफेजियल इंस्पेक्टर होगा, कब वो कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास इसका ये है कि गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं है, इनहिबिट हुए में, डीजेनरेट हुए में, तो मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब कॉजेज़ के बारे में बात करें कि एक्लेजिया की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी की बात की जाए तो इट इज़ इडियोपैथिक, इसकी कॉज अननोन है कि क्या वजह है, क्यों हुआ, ये नहीं पता हमें। प्राइमरी ये इस तरीके से होता है। जबकि सेकेंडरी की बात करें तो इट कैन बी ड्यू टू डायबिटिक न्यूरोपैथी, सार्कोइडोसिस, एमाइलॉइडोसिस, और एक इन्फेक्शन दैट इज़ चागास डिजीज़, जो कि हो रहा होता है ट्राइपैनोसोमा फ्यूजाई। और ये करता क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंटारिक प्लेक्सेस, जो कि हमारे पास वन ऑफ द पैथोजेनेटिक कॉज है कि हमारे पास माइंटारिक प्लेक्सेस जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। तो ये जो चागास डिजीज़ है इसमें यही हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास एक्लेजिया को कॉज करता है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी होती है इस पेशेंट की, उसमें है हमारे पास डिस्फेजिया, कि वो बंदा खा पी नहीं पा रहा, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग आइदर इट इज़ सॉलिड और लिक्विड, दोनों ही नहीं खा पाएगा, ना लिक्विड भी नहीं खा पाएगा, सॉलिड भी नहीं खा पाएगा। सेकंड, ये हमारे पास वेट लॉस करवा रहा होता है, खा नहीं पा रहा, तो ज़ाहिर सी बात है बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी और उसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस होगा, रीगर्जिटेशन होगी, नीचे नहीं जाएगा तो वापस ऊपर की तरफ ही आएगा, एंड रेट्रोस्टर्नल पेन होगा। अब इसकी डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब डायग्नोसिस ऑफ एक्लेजिया की बात करते हैं तो उसमें दो टेस्ट होते हैं, जिसमें एक है बैरियम स्वॉलो और एक है एसोफेजियल मोनोमेट्री। एसोफेजियल मोनोमेट्री इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द एक्लेजिया। अब पहले मैं बैरियम स्वॉलो को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें होता ये है कि एक चॉकी वाइट सब्सटेंस बैरियम को पानी में डिज़ोल्व करके पेशेंट को पिलाया जाता है। जब वो पीता है पेशेंट तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो ओवरऑल लाइनिंग म्यूकोज़ा है उसके ऊपर एक वाइटिश अपीयरेंस हो जाती है उसकी, क्योंकि ये वाइटिश चॉकी सब्सटेंस था। अब उसकी वजह से ऑन द एक्सरे हमारे पास पिक्चर्स अपेयर होंगी और वो पूरा वाइटिश एरिया अपेयर हो रहा होता है। तो दैट इज़ व्हाट सीरीज़ ऑफ एक्सरे पिक्चर्स इसमें ली जाती हैं। ऑफ अपर जीआईटी, पूरी ड्यूडेनम तक का जो जीआईटी ट्रैक्ट है वो वाइटिश अपीयरेंस देता है ऑन द एक्सरे, और उससे हमें पता चल जाता है कि अगर कोई एनॉमली है इन द अपर जीआईटी। अब इन एक्लेजिया हमारे पास ये किस तरीके से शो करता है, इसमें होता है बर्ड्स बीक अपीयरेंस, इसकी मैं पिक्चर दिखाती हूँ आपको, और दूसरा एसोफेजियल डायलेशन। एसोफेजियल डायलेशन से क्या मुराद है कि जब हमारे पास
ये एसोफेगस था, यहाँ से नैरोइंग हो गई, ये जगह बंद हो गई। तो अब जो हमने जो खाना खाया पेशेंट ने वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला सेगमेंट हमारे पास डायलेट मिलेगा। हमें पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको इसकी। अब ये एक्सरे है बैरियम सोलो टेस्ट का, जिसमें ये देख रहे हैं बर्ड्स पीक, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मिल रहा है हमें, जबकि ऊपर वाला जो पूरा एसोफेगस है वो डायलेट हो गया है। ये इतना हमारे पास स्फिंक्टर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ जाता है कि फूड सारा ऊपर ही एक्यूमुलेट होता है और डायलेटेड एसोफेगस इतना हो जाएगा हमारे पास। एसोफेजियल मोनोमेट्री ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि मेजर कर रहा होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एसोफेगस। ये इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है। अब हमें इन केस ऑफ एक्लासिया जो रिज़ल्ट मिलेगा वो कैसा होगा कि हमारे पास डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस ऑफ द एसोफेगस होगी, और सेकंड हमारे पास इंक्रीज रेस्टिंग प्रेशर ऑन लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये तीन हमारे पास इसमें अपीयरेंस होगी ऑन द रिज़ल्ट। जबकि आगे इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम इसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, जो कि क्या करेगा, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है ड्यू टू द कैल्शियम, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम की चैनल्स को ब्लॉक करेगा और उसकी वजह से मे भी रिलैक्सेशन हो जाए और थोड़ी सी कंडीशन वर्सन होने से बच जाए। और सेकंड हम इसमें नाइट्रेट्स, जो पीछे मैंने बताया था नाइट्रिक ऑक्साइड इनहिबिट हो रहा था, उसके लिए बॉट्यूलिनम टॉक्सिन इंजेक्शंस लगा सकते हैं।